चलो अब गुप्ता आर्ट की बात करेंगे। गुप्ता आर्ट बहुत न्यू है। अब ध्यान से देखो हम कहाँ से पहुँचे, पोस्ट मौर्य के बाद में अब गुप्ता शुरू करते हैं। पोस्ट मौर्य से गुप्ता तक की कहानी कैसी रही, वो डिसइंटीग्रेट हो गया था ना, हमने देखा था डिसइंटीग्रेट करे। अब ये पॉलिटिकल यूनिटी, अपनी पॉलिटिकल पावर को वापस लेने का समय था गुप्ता पीरियड। जब देखा था ना छोटा सा कुशाना और सतवा के पास में रह गया था छोटा सा, अब उन्होंने पहले पूरा अपने पॉलिटिकल पावर वापस ली। चंद्रगुप्त फर्स्ट हुए, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है ये। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाई, उनके बेटे समुद्रगुप्त ने बढ़ाई, उनके बेटे चंद्रगुप्त सेकंड ने बढ़ाई, उनके कुमारगुप्त ने बढ़ाई। ठीक है, तो इनका नॉर्थ में हिमालय तक पहुंच गए थे। हिमालय की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेंगे। साउथ में नर्मदा रिवर तक है, ठीक है। वेस्ट में गुजरात और ये सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गए, और इधर ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश तक पहुंच गया, अपना राज्य को फैलाते फैलाते बड़ा करते करते। ठीक है, इन्होंने बड़ा करा। फिर नीचे नर्मदा रिवर तक एमपी में, ठीक है, यहाँ तक। तो देखा इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ा। अब देखो साम्राज्य जैसे जैसे बढ़ा, वही कल्चरल लोगों का अंदर आना हुआ, उन्होंने अपने हिसाब से रिलीजन को अपने कल्चरल प्रॉपर्टी देते रहे, यही होता रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्री बट फॉर द आर्ट कल्चर एंड देर इज़ नो बाउंड्री, वी विल डिस्कस द तो वही है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। हम पूरे इंडिया में जो जो चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र के पढ़ेंगे, अजंता अल्लोरा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। ठीक है, तो हम भले ही इनका टेरिटरी पॉलिटिकल टेरिटरी ऊपर थी, लेकिन काम पूरे उसी पीरियड में हो रहा था सबके, तो हम वही पढ़ेंगे। गुप्ता पीरियड की बात करेंगे। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड कल्चर बोला जाता है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के लिए गोल्डन एज था, सोशल लोगों के लिए बिल्कुल निहायती घटिया, एक चरम घटिया इसके लिए था, क्योंकि उसमें कास्टिज़म चल रहा था बिल्कुल पीक पे, इसलिए कास्टिज़म। ठीक है, गोल्डन एज कहा जाता है किस लिए, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बहुत काम हो रहा था। जैसे सबसे पहला था कि केव पेंटिंग अपने क्लाइमेक्स पे चल रही थी, इस अंत के तौर पे थी बहुत, बस इसके बाद और कुछ नहीं बचा था उसमें। इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर बढ़ा। ध्यान से देखा, पहले सिंबलिज्म था मौर्य पीरियड में, पोस्ट मौर्य में क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे आए, गुप्ता पीरियड पे आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ने लगे, टेम्पल का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। ध्यान से देखें ना, लोग कितने चूतिया बने होते हैं कि उनके लिए पिक्टोर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। फिर उसके बाद में ना, फिर सिर्फ पिक्टोर रिप्रेजेंटेशन नहीं, वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र में क्या लिखा हुआ है, मैन्यूस्क्रिप्ट है रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। टेम्पल बनेगा कैसे बनेगा, उसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट बनी हुई है, जिसे वास्तुशास्त्र बोलते हैं, याद रखने वाली बात है। फिर कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम शुरू हो गया, जीरो और डेसिमल सिस्टम शुरू कर दिया। एडवांस एस्ट्रोनॉमी आ गई थी लोग एस्ट्रोनॉमी, जैसे आर्यभट्ट ने बता दिया था कि है ना, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है और सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये बात बता दी थी। मैथमेटिकली प्रूफ न्यूटन ने करा है, याद रखना, इसलिए न्यूटन महान है। मेटलर्जिकल मास्टरी कर ली थी, वही जो है ना, वो स्टेनलेस स्टील का अलॉय बना के स्टेनलेस स्टील के पोल बना दिए, जो अभी उसमें खड़ा हुआ है कुतुब मीनार के पास में, दिल्ली, इसे आयरन पोल ऑफ दिल्ली बोला जाता है। ठीक है, उस पर रस्ट नहीं लग रही है, तो वो मेटलर्जिकल, ये गुप्ता के चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे बनाया गया। ठीक है, प्राकृत तो संस्कृत पे बढ़ गए भैया। पहले क्या मौर्य के टाइम पे मैंने क्या याद रखना है, लैंग्वेज को यूज़ करते थे वो लोग, संस्कृत लैंग्वेज पे ट्रांसफ़र हो गए। इस पे याद रखना, गुप्ता लोग संस्कृत में बात और लिखा पढ़ी करते थे। कालिदास एक प्रोमिनेंट पोएट थे उनके ग्रुप के, ठीक है, कालिदास, उन्होंने ही किसी को, अब या तो महाभारत या फिर उसको रामायण को कराया उन्होंने, मेरे को याद नहीं आया, मोस्टली रामायण को रहा, तो चेक करके बताऊंगा। कालिदास ने संस्कृत को संस्कृत में कन्वर्ट करा, क्योंकि वही सारा काम प्राकृत टू संस्कृत लिटरेचर में कन्वर्जन का चल रहा था। फिर आता है कामसूत्र को कंपोज करा गया इसी दौरान पे। ठीक है, रिटन फॉर्म ऑफ कहते हैं यहाँ पुरानास और महाभारती पिक्स, मैंने बोला इनका रिटन फॉर्म भी आया, संस्कृत रिटन फॉर्म। कौन, इनमें कालिदास ने किया है किसी को, अब मैं देख के बताऊंगा वो क्या किया हुआ है। फिर भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ इस टाइम पे। भक्ति मूवमेंट क्या है ये इसके बाद जो सेपरेट चैप्टर है इन द एंड, हम उस पर देखेंगे।
फिर कंसेप्ट ऑफ बुद्धा, गुप्त बुद्धा का कंसेप्ट आ गया। वही जैसे जैसे कल्चर बढ़ता चला गया, लोगों में इसकी एंट्री होती चली गई, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर उन्होंने अपनी थोड़े थोड़े ट्विस्ट डालते दिए कि हमारे भगवान तो इस तरीके से दिखते हैं, हमारे यहाँ भगवान इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे भगवान की आंखें हल्की सी आधी बंद आधी खुली, स्माइल, पूरा कोई डेकोरेशन नहीं, सिंपल, ठीक है, पतली सी चादर, ठीक है, दिखा रखे हैं। क्यों? लोगों का वही अपना अपना मानना है, उन्होंने अपने अपने ट्विस्ट से अपने अपने भगवान को डेकोरेट कर लिया, ठीक है। पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में चेंज आ चुके थे। अब केव की बात करते हैं। केव की बात करेंगे तो अजंता केव की बात करते हैं। सबसे पहले औरंगाबाद में है ये, मध्य प्रदेश में 29 केव हैं, जिसमें 4 चैत्य हैं, 25 विहारास। चैत्य का मतलब जहाँ पे बैठ के चिंतन करा जाएगा, प्रेयर करी जाएगी। तो उसके अंदर पिलर्स और स्तूपास होंगे, यानी कि 4 वो हैं जिनमें पिलर्स और स्तूपास हैं चैत्य। 25 वो हैं जिनमें रेस्ट किया जाता है, वो जाके रेस्ट करते हैं, ठीक है। स्टीप साइड ऑफ द हिल पे बने हुए होते हैं, ठीक है। ये सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी केव भी पाई गई हैं अजंता में। फिर बात करते हैं ये जॉर्ज वो इलाका होता है जहाँ पे वही पत्थर से वही लगा होता है, पत्थर वाला इलाका जो गोल होता है ना, ऐसा 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 इलाका, पत्थर, ये पहाड़ है यहाँ पे, यहाँ तक ये लैंड आ रहा है, ये पहाड़ का इलाका है, ये स्टीप स्लोप है और ये पानी का है, ठीक है, डायरेक्ट आगे टकराता पानी इससे, इसे जॉर्ज बोलते हैं। यहाँ पे केव बने होते थे ऐसे 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 ऐसे, डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी, समझे? तो इसे बोलते हैं जॉर्ज ऑफ वाघा रिवर पे बने हुआ है ये कौन? अजंता केव्स। अब स्कल्पचर की बात करें तो वो स्कल्पचर एक उसके अंदर पेंटिंग मिलती थी हमें, स्कल्पचर्स भी मिले हैं और पेंटिंग्स भी मिली हैं। पेंटिंग कौन सी है? फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स। ये कैसी पेंटिंग होती थी अभी बात करेंगे। जातक कथाएं लिखी हुई है, क्या स्कल्पचर्स मिले हैं, पेंटिंग मिली हैं, जातक कथाएं मिली हैं केव्स के अंदर, ठीक है। जातक कथाएं में जो सबसे फेमस जातक कथा है वो मारा आर्मी की है, जो गौतम बुद्ध के पास में जाते हैं और उनको कुछ बोलते हैं। उस टाइम पे वो अपनी भूमि स्पर्श मुद्रा में होते हैं, तो वो अपने महापरिनिर्माण के आसपास होते हैं, तो वो हमने उनके लिए वो देवी निकल के आती हैं ज़मीन से और बोलती हैं कि ये बहुत आदमी प्योर और सेंटेड है, ऐसा करके कुछ है। महापरिनिर्माण के पास की बात है ये वाली कहानी। तो कहानियाँ हैं, मेन मुद्दा है कि अंदर स्कल्पचर्स, पेंटिंग और जातक कथाएं लिखी हुई हैं उसके अंदर। फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं? फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स जैसे क्या होता है, क्ले, राइस हस्क और काव डंग को मिला के एक वो बनाते हैं प्लास्टर केव के ऊपर, फिर उसके ऊपर पेंटिंग कार्व करते हैं ऐसे सुखाने के बाद। पेंटिंग कार्व कर दी, अब उसमें ना रंग भरते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद सूख जाती है, फिर से रंग भरते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद सूख जाती है, फिर रंग भरते हैं, थोड़े टाइम सूख जाती है, फिर रंग भरते हैं, थोड़ी देर सूख जाती है, फिर रंग भरते हैं। तो ऐसे करते हैं बार बार तब तक करते हैं जब तक वो उसका जो कलर है वो वॉल पे इम्प्रिंट नहीं हो जाता पीछे। ये हंसका वो कोटिंग बनाए, कोटिंग के पीछे ना वॉल पे पेंटिंग बन जाएगी, वो भले ही वो हंस गिर जाएगा बाद में, वो पेंटिंग वॉल पे बनी रहती है, ठीक है। तो ये काम करते हैं इसमें। अब क्या आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पदमपनी। पदमपनी क्या है? उसमें बोधिसत्वा है होल्डिंग अ लोटस लेके खड़े हुए हैं। बोधिसत्वा कौन लोग होते हैं? बोधिसत्वा इनलाइटेंड बीइंग होते हैं। इनलाइटेंड बीइंग होते हैं, क्या कर रखा होता है खुद ने, यानी कि वो क्वालिफाइड है अपने निर्वाणा को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इनलाइटेंड होने के लिए है, लेकिन उन्होंने उसको सेक्रीफाइस करके रखा हुआ है। किस लिए? ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके लिबरेट होने में, यानी कि उनको निर्वाणा, यानी कि उनने इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके रखा हुआ है कि हम नहीं ले रहे, तुम ले लो पहले, हम बाद में ले लेंगे, वो वाला हिसाब है। तो बोधिसत्वा वो हैं, इनलाइटेंड बीइंग्स, ठीक है। एलोरा केव्स की बात करते हैं। एलोरा केव्स भी वही औरंगाबाद अहमदाबाद में है। 34 तरीके की केव हैं। 34 तरीके की केव में 17 हिंदुज़म की हैं, 12 बुद्धिज़्म की हैं, 5 जैनिज़्म की हैं, ठीक है। तो हिंदुज़्म की ज़्यादा है, तो डोमिनेट करके रखा हुआ है हिंदुज़्म ने। 16 जो 16th एलोरा केव है, जो कैलाशनाथ टेम्पल, जहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल बना हुआ है। कैलाशनाथ टेम्पल इतना खास है, एक तो मोनोलिथिक टेम्पल है, एक बड़े से पत्थर में से उसे काट के बनाया है पूरे टेम्पल को, और वो ऊपर से नीचे टॉप टू डाउन अप्रोच से बना, ऊपर से करके करते 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 बनाया गया है वो,
ठीक है, मोनोलिथिक टेम्पल है, उसका कंस्ट्रक्शन तो कोई ज़्यादा ही खतरनाक कर दिया कंस्ट्रक्शन उधर। क्रिएटेड बाय राष्ट्रकूटाना रूलर थे कृष्णा वन, उन्होंने बनवाया था। ऐसा कहते हैं उनकी वाइफ को सपने में आया था कि उन्हें उसका टॉप पहले दिखा था मंदिर का, इसलिए उन्होंने राजा ने टॉप बनवाया, टॉप टू बॉटम बनवाना शुरू करा, ऐसा बोला जाता है। राष्ट्रकूटाना के रूलर थे वो, याद रखना, कृष्णा वन। फिर आते हैं जैसे उसके अंदर फिर एक क्या है, एलोरा के अंदर कहानी है रावण शेकिंग माउंटेन्स कैलाश स्कल्पचर इन द एलोरा के। एलोरा केव के अंदर एक फेमस स्कल्पचर है जिसमें रावण ने कैलाश को हिला दिया था, वो वाला शेकिंग द कैलाश वाला। फिर आते हैं भाग केव। भाग केव इंदौर के पास में एमपी में बनी हुई है, भाग रिवर के पास में, इसलिए इसको भाग केव बोला जाता है। उसके अंदर 9 बुद्धिस्ट केव बनी हुई हैं, सिंपल है, नॉट सो मच डेकोरेटिव ड्यू टू चैत्य, क्योंकि सारी 9 की 9 चैत्य के लिए है, चेतना के लिए है, ठीक है, यानी कि चेतना के लिए बनी हुई हैं, यानी कि वहाँ पे वो स्तूपा भी होंगे, स्तूपा होंगे तो वही उनके अंदर बैठ के पूजा करी जाती है, ठीक है। एलिफेंट केव, इट इज़ सिचुएटेड ऑफ कोस्ट मुंबई